चलिए आ जाइए भाई, हो गया। पता नहीं कुछ टच हो गया था। आ जाइए, सही हो गया। वो कुछ पता नहीं क्या एंड्रॉयड वगैरह कुछ खुल गया था, तो वो गड़बड़ हो गया कुछ। एक भाई साहब ने बोला कि धन्यवाद, अब जब ब्रजेश सर आएंगे वही पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ परिस्थिति तो कुछ ऐसे ही बनी थी, हाँ। लेकिन ठीक हो गया, हालत पर काबू पा लिया गया है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। हम लोग पोल्यूशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण पढ़ा। आज हमारा क्या होगा, जल प्रदूषण। आपके नोट्स में है, जो आपको मिला है नोट्स, उसमें क्या है, जल प्रदूषण है, ठीक है। अब देखो जल प्रदूषण क्या है। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण क्या है, देखिए। जल तो प्राकृतिक मात्रा में ही उपलब्ध है, पहली बात। हाँ, उसको अपने मानवीय क्रियाओं से बस परिवर्तन करके बनाया जा सकता है, बाकी जल को तो बनाया नहीं जा सकता, हाँ। तो जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है उसमें भी सिर्फ 1% है जो हमारे पीने योग्य है, ठीक। उसमें 1% में भी अलग अलग स्रोत अलग अलग हैं। मान लीजिए पूरा जल तो मान लीजिए महासागरों में ही है, आपको ही पता है, जो कि खारा पानी है, सोडियम क्लोराइड, हाँ। लेकिन जो पानी पीने योग्य है उसमें विभिन्न स्रोत हैं उसके। जैसे मान लीजिए नदी जल हो गया आपका, भूमिगत जल हो गया आपका, ठीक है, जो मृदा में जो जल उपस्थित होते हैं वो आपका हो गया, ठीक। ये सब जल जो है हमारे, ये सब क्या हैं, पीने योग्य हैं, हमारे पीने योग्य हैं, हमारे उपयोग करने योग्य हैं। अब टेक्नोलॉजी अगर आ जाए ऐसी कि महासागरों का जो पानी है वो पीने योग्य बन जाए, तो फिर क्या बात है, पानी की किल्लत हमेशा के लिए समाप्त। इजराइल में ऐसा एक शोध किया गया है अभी लेटेस्ट, इजराइल ने कुछ पानी को बनाया भी है, हाँ। गुजरात में भी ऐसा एक प्रयोग चल रहा है, देखिए कितना सफल होते हैं। तो देखिए जल हमारा क्या है, पहले तो ये जान लीजिए भाई कि जल क्या है। पहले होता था जल जितना उपलब्ध है उसकी जो डिमांड थी, मांग थी, वो भी सीमित थी। अभी क्या, औद्योगिक कारण की वजह से, शहरीकरण की वजह से, और महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या की वृद्धि होने से, जनसंख्या बढ़ी, जल की डिमांड बढ़ गई। जल तो सीमित है लेकिन डिमांड बढ़ गई। अब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का या प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ता है और प्रोडक्ट की मात्रा सीमित है और चाहिए सबको, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई, जल ही जीवन है। बगैर जल के हम रह नहीं सकते हैं। तो होता क्या है, उस पदार्थ का ना, जब डिमांड बढ़ जाती है और प्रोडक्ट सीमित मात्रा में होता है, तो उस प्रोडक्ट का जो गुणवत्ता होता है, क्वालिटी होती है, वो गिर जाती है, कम हो जाती है। इसका बेसिक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क है, दूध, ठीक। अब दूध मान लीजिए 1 लीटर दूध है किसी के पास, कितना है दोस्त, 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध है और आवश्यकता सिर्फ 2 लोगों को है। कितने लोग थे तब, सिर्फ 2 लोग। 2 लोग हैं, 1 लीटर दूध है। अब 1 लीटर दूध में 2 लोगों को देना है और दोनों को कितना चाहिए, आधा आधा लीटर, 500 ग्राम दोनों को चाहिए। तो भाई एक व्यक्ति को हमने दे दिया आधा लीटर, हाँ, आधा लीटर एक व्यक्ति को दे दिया। दूसरे को भी हमने दे दिया हाफ के जी, आधा लीटर उनको भी दे दिया। तो आसानी के साथ, और दूध की जो क्वालिटी है वो, उसमें कोई गिरावट नहीं हुई। लेकिन जनसंख्या बढ़ी, अब दूध मांगने वालों की संख्या कितनी हो गई, 4। भाई दूध मांगने वालों की संख्या मान लीजिए हम कितनी हो गई अब 4 लोग हैं और दूध की मात्रा यही है। दूध की मात्रा 1 ही लीटर है, मांगने वाले हो गए 4। अब इसमें क्या करेंगे, आपको भी पता है, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी। क्योंकि डिमांड जो है वो आधे आधे लीटर की है, भैया हमको चाहिए आधा लीटर। तो क्या है, चाहिए, ये अनिवार्य है भाई, चाहिए अगर सबको, तो इसमें क्या करेंगे, 1 लीटर हम प्लस क्या कर दिए, पानी मिला दिए। अब इसको भी हाफ के जी मिल गया। तो इसकी जो क्वालिटी थी, इसका जो गुणवत्ता था, उसमें तो गिरावट आ गई ना। बस वही हाल हुआ है जल का। औद्योगिकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से,
जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ने की वजह से जल की गुणवत्ता में गिरावट आ गई है। समझ में, बेसिक चीज है ये, जल की गुणवत्ता में गिरावट आ गई है। और जब जल अर्थात जल की गुणवत्ता में गिरावट कहने का यही अर्थ है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ पेयजल की जो उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। और देखिए गांव के लोग जो हैं वो सरकारी नल जो हैंडपंप होता है उसका पानी पीते हैं, लेकिन शहर के लोग क्या है, शहर के लोग आरओ का पानी पीते हैं, जो बॉटल वाले पहुंचाते हैं 20-20 लीटर 25-25 लीटर वाला जो डिब्बा होता है। आजकल शहर में देखिए शादी ब्याह जो होता है वहां भी ये सब पानी आते हैं, गांव में भी होता है शादी ब्याह वहां भी आते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ बॉटल आता है, पानी तो सरकारी नल का ही भरा जाता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटी में गिरावट होने की वजह से जल की क्वालिटी अर्थात स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जो है वो कम होती जा रही है। इसीलिए उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ को मिला करके उसको प्यूरिफाई करते हैं अर्थात शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही शुद्ध बनता है जैसे ये बना। तो अब क्या है, कभी उसमें कोई पदार्थ ज्यादा हो गया, कोई रसायन केमिकल मिलाते हैं, कोई केमिकल मान लीजिए ज्यादा हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा हुआ मानव पे इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, बैड इंपैक्ट। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, आप समझ गए ना, बस यही कहने का अर्थ है कि जल की जो मात्रा है वो सीमित है, मांगने वाले ज्यादा हैं। ठीक, इससे क्या हुआ, शुद्ध पेयजल की कमी हुई, उससे क्या हुआ, प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। इसलिए अब इसकी आवश्यकता पड़ी पढ़ने की, भैया जल प्रदूषण को पढ़ा जाए। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, नियंत्रण की बात हो रही है कि कैसे इसके नियंत्रण हो। वही चीज है जैसे ध्वनि प्रदूषण में था कि भैया उद्योगों को लगने से मोटर वाहनों के हॉर्न वगैरह, रेलगाड़ी के हॉर्न वगैरह, विभिन्न प्रकार के जो अन्य साधन हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब उनको तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनको तो बंद नहीं किया जा सकता ना, तो बस वही चीज इसमें है। अब जल को तो नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम आपको जल नहीं दे पाएंगे, आप हाँ ये कह सकते, इसमें भी वही चीज आएगा कि जिम्मेदारी के साथ आप जल का उपयोग करिए, उपभोग करिए। वही चीज है, 2 बाल्टी से नहाना है तो 2 बाल्टी से नहा सकते हैं आप, और आप चाहेंगे तो 10 बाल्टी से भी नहा लेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। अब ये ध्वनि प्रदूषण जो था, हमने बताया था कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो आने वाली पीढ़ियों पे अर्थात भावी पीढ़ियों पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन जो जल ध्वनि प्रदूषण के अलावा अन्य प्रदूषण सारे, मृदा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ये सारे भावी पीढ़ियों पर बुरा असर डालते हैं। अर्थात आने वाली पीढ़ी भी वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उससे प्रभावित होती है। ठीक है, अब देखो जल प्रदूषण समझ में आ गया सीधा सीधा, इसीलिए जल प्रदूषण टॉपिक है, इसीलिए इसको पढ़ना है। ठीक भैया, अब इसको हम बांट करके पढ़ेंगे आसानी के साथ और समझदारी के साथ। ये चीजें समझ में आ गया भैया आपको, क्योंकि ये बेसिक चीज है ये, हाँ ये तो मतलब बताना जरूरी ही था। इसको देखो अलग अलग मानक है, अलग अलग मानक है, जैसे मान लीजिए विभिन्न संस्थान है। कल तो क्लास नहीं चली थी, उसके पहले जो क्लास चली थी ध्वनि प्रदूषण में, उसमें हमने बताया था एक दुनिया भर के लिए एक संगठन है, स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित एक संगठन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने बताया था। तो ये जो होता है ये किसी भी कारणवश वो पोल्यूशन हो या अन्य कोई कारक हो, यदि मनुष्य के ऊपर या जीव जंतुओं के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रतिकूल प्रभाव यदि मनुष्य पर पड़ता है, तो उसकी देखरेख, उसके नियंत्रण का जो प्रक्रिया है, उसमें क्या मानक तय किए जाएं, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो ये कौन तय करता है, WHO। और WHO यूएनओ का ही एक भाग है, ये हमने बताया था, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। यूएनओ का ही एक भाग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 में उसकी स्थापना हुई थी, डेट 24 अक्टूबर, उसी का एक ये भाग है। ठीक है भैया, तो इसलिए हमने WHO, तो WHO ने भी कुछ मानक तय किए हुए हैं जल के लिए कि जल को कब प्रदूषण माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। अच्छा, जल में दुनिया भर के पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो कौन सा पदार्थ आप कितना मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्योग होते हैं ना, उसमें जैसे आप
सीमेंट उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, सभी में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी उद्योग है उसमें जो अपशिष्ट जल होते हैं, उसमें जल में जो पदार्थ घुले होते हैं उसमें किसकी कितनी मात्रा होगी, वो सारी चीजें डब्ल्यूएचओ बताता है, वो भी हम आपको बता देंगे। अच्छा, कुछ भारतीय मानक संस्थाएं भी हैं, वो भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जल प्रदूषण को लिखना हो तो आप अपने तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना नॉर्मल नंबर मिलता है उतना मिलेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 आता है एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में आप लोगों में 3 प्रश्न आता है, होता कितने का है, 10 नंबर का, और इस 3 में से 2 करना होता है, 3 में से 2 आपको करना होता है। ठीक, इसमें से आपका जो 2 बढ़िया तैयार होगा वो आप कर लेंगे। अच्छा, जितना हम पढ़ाए रहेंगे आप देखेंगे जब एग्जाम में, उससे बाहर कोई नहीं आएगा, उससे बाहर आना नहीं है। ठीक, और थ्योरी है, थ्योरी देखिए, थ्योरी लिखने को बच्चे कुछ भी लिखेंगे, आपको भी पता है, आप जाते हैं तो काफी सादा छोड़ के नहीं आते हैं, लिख कर ही आते हैं। तो बस वही चीज है, कुछ फैक्ट जब आप डालेंगे उसमें, उसको आप अगर वो आपका फैक्ट सत्य है, जैसे हमने बताया, अब डब्ल्यूएचओ का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये आपको पता है, ये सत्य है, तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो कुछ फैक्ट यदि आप ब्लैक पेन से लिखते हैं या उसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, कॉपी जांचने वाले का निगाह उस पर पड़ता है, आपका नंबर ऑटोमेटिक 10 में आपको नंबर मिल जाएगा कितना, 8 9, 10 में 10 भी मिल सकता है। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक, इस हिसाब से समझ गए नहीं आप, हमारा कहने का यही मतलब है, थ्योरी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, थ्योरी में कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारना है, बस उसको एक सिस्टम से लिखना है। जैसे हमारी, अगर आप पिछला क्लास देखेंगे, पूरे पांचों के पांचों क्लास हमने जो आपको ध्यान में रखकर ही बताया, क्योंकि ये कंपटीशन का कोई एग्जाम नहीं है। कंपटीशन एग्जाम हो तो इसको हम 2 दिन में पढ़ाएं, 3 दिन भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे। ठीक है, अब इसी को समझाने के लिए हम 1 दिन समझा सकते हैं कि है क्या ये चीज, बस 60 में बता रहे हैं। हाँ, आपको लिखने के लिए थ्योरी किस हिसाब से आपका होगा, उस हिसाब से हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है भैया, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, 22 मार्च जल दिवस, वीरेंद्र शर्मा, बिल्कुल सही। दीपेश जी पूछे थे, हाँ, दीपेश जी पूछे थे, बंद कर दीजिए। दीपेश जी पूछे थे जल दिवस, आपके मित्र ने ही बताया 22 मार्च। ठीक, कहेंगे तो एक लास्ट का मैं 5 मिनट इसके बारे में ही बता दूंगा। दिवस, पर्यावरण में दिवस भी पूछता है, पूछता तो नहीं है, आप में लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम जल प्रदूषण के, वही बात है, स्रोत, भाई कोई भी चीज प्रदूषण फैला रहा है उसका स्रोत क्या है, कुछ तो स्रोत होगा, उसका स्रोत क्या है, सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, हमको ये पढ़ना है कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। अब स्रोत तो उसके बहुत सारे हो जाएंगे, कुछ प्राकृतिक स्रोत होंगे, कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा ही जो स्रोत होता है, वही एग्जामिनर वही देखना चाहता है आपको वो कितना आता है। ठीक, कुछ प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी वगैरह हो गया, भूमि हिमसंकलन हो गया, भूमि स्खलन जिसको बोलते हैं यार, जैसे पहाड़ के किनारे का भाग है, वो अक्सर क्या टूट के गिर जाता है, वो मृदा का अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये प्राकृतिक के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उसमें जो राख वगैरह निकलते नहीं, लावा वगैरह, उससे भी बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण होता है, क्योंकि वही ना कहीं जाकर वो उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हालांकि हम प्राकृतिक भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम 3 4 पार्ट में बांट के पढ़ लेंगे आसानी के साथ, बहुत ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करना। ठीक, देखो इसमें स्रोत, जल प्रदूषण के स्रोत, अब इसको स्रोत में आप 4 पार्ट में उसको बांट ही लीजिए। पहला ही मान लीजिए औद्योगिक स्रोत, पहला क्या है दोस्त, औद्योगिक स्रोत। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। चलो प्राकृतिक स्रोत को अंतिम में लिखते हैं, क्योंकि मानवीय क्रियाओं से 3 इससे पहले और आ जाएंगे। ठीक है, जैसे औद्योगिक स्रोत हो गए, अब आपके मान लीजिए नगरीय स्रोत। देखो लिखने को आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि ये है क्या, हाँ,
तो लिखने को आप इसको 2 लाइन में लिख सकते हैं, 4 लाइन में, 5, अपने अपने मन से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कृषि जात संबंधी, कृषि जात संबंधी कहने का अर्थ है, या जात को काट के सिर्फ कृषि संबंधी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एकदम साधारण भाषा में, हमारी आदत है लिखने की, हम वही लिखते हैं, वही समझते भी हैं। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में हमने बता ही दिया आपको, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी हो गया। देखिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ये आप लिखना है आपको ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक स्रोत हो गया, इसका एग्जाम्पल में ज्वालामुखी हो गया। ये दिख रहा नहीं यार आप लोग को? नहीं दिख रहा। भूमिस्खलन हो गया मान लीजिए ना, ज्वालामुखी हो गया, भूमिस्खलन हो गया, मृदा का अपरदन हो गया, मृदा का अपक्षय हो गया, ये सारी चीज इसी में आएंगे। ठीक, अब देखिए, हाँ कृषि जात है, कृषि जात है, कृषि जात कहने का ये इतना ही अर्थ है कि कृषि से संबंधित, औद्योगिक स्रोत उद्योगों से संबंधित, नगरीय स्रोत अर्थात जो नगर में हो रहे हैं, सिटी में जो हो रहे हैं, सिटी में जो पोल्यूशन हो रहे हैं वहां से संबंधित ही है। जैसे मान लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट आपका है सीवेज, ये आपको सर ने बताया होगा, क्योंकि हमको सर बताए हैं, हमसे पूछे भी थे, क्योंकि हमको लगा ये तो टेक्निकल में विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि हमारे भी मित्र बहुत सारे हैं जो इन सब लाइन में हैं, तो उनसे जब चर्चा हुई तो वो लोग बताते हैं भैया सीवेज जो है इसके बारे में टेक्निकल में बड़े विस्तार से बताया जाता है, जिसमें बीओडी, सीओडी, ये है आपका, और डीओ, डीओ है क्या बोलते हैं, डिजॉल्व्ड, नहीं, हाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ होता है आपका, ये सब चीज़ें बड़े विस्तार से बताया जाता है, इसलिए उसको हम बहुत ज़्यादा टच नहीं करेंगे, काम भर का नाम मात्र का। ठीक, क्योंकि ये आपका थ्योरी है, जहां से आपका काम हो जाए, ज़्यादा नंबर मिले, हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक, ठीक है। औद्योगिक स्रोत क्या है? उद्योगों से संबंधित, इतना ही समझो, उद्योगों से संबंधित होने वाले जल प्रदूषण औद्योगिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें आपका हो गया मान लीजिए औद्योगिक अपशिष्ट जल हो जाते हैं, बहुत सारे रासायनिक प्रदूषक हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब चीजें आपके किस में आएंगे? औद्योगिक स्रोत में आएंगे। ठीक भैया, ठीक है। देखो इसको नियंत्रण के बारे में ही बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ देंगे। क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इसका मुख्य है, क्योंकि ये रासायनिक प्रदूषक हैं। रासायनिक प्रदूषक मतलब उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले या उपयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले अपशिष्ट जल जो हैं उसमें रासायनिक जल जो होता है आपका कार्बोनेट ना, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया, जो विभिन्न प्रकार के और इसमें होते हैं आपके, मान लीजिए कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया, रासायनिक प्रदूषक में। और आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका क्या, क्लोराइड हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लोराइड, क्लोराइड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल जहाँ पे स्विमिंग करते हैं लोग, वहाँ पे भी शायद शायद इसका यूज होता है, या क्लियर नहीं हम शायद, क्योंकि एक बार हमको सौभाग्य मिला था वहाँ जाने का, तो वहाँ पे स्विमिंग करने से पहले आपको बोलते हैं कि आप स्नान करिए, बाथ करिए, फिर आप स्विमिंग में जाइए, फिर वहाँ से आइए, फिर एक बार आपको स्नान करना होता है, क्योंकि वो बताते हैं कुछ जल में एक मिला होता है उसमें। ठीक, देखिए औद्योगिक स्रोत में ही कुछ भारी धातु होते हैं, कुछ भारी धातु होते हैं, जैसे मान लीजिए तांबा, तांबा का भी उपयोग होता है, तांबा हो गया, हाँ, कुछ इसमें कुछ भारी धात्विक पदार्थ इसी के अंतर्गत आए, औद्योगिक स्रोत के अंतर्गत कुछ भारी धात्विक पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, और क्या है, तांबा, सीसा, जस्ता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई वैसे लिखने का आप बहुत सारे लिख सकते हैं। तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, पारा भी हो गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो औद्योगिक स्रोत के अंतर्गत इतना ही है, मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ही है। नगरीय स्रोत, देखो नगरीय स्रोत मेरे दोस्त, नगरीय स्रोत क्या है? नगर में उत्पन्न होने वाले, मैंने बताया सीवेज, सीवेज देखिए आप जब शहर में नहाते हैं, अब जो जल जाता है, मान लीजिए जो नहाने का जो है, साबुन रहित पानी, साबुन सहित पानी जो जाता है, ठीक, नॉर्मल जो आप स्नान करते हैं वो अलग छोड़िए, मल का जो त्याग होता है वो अलग जाता है, उसके लिए सीवेज बने होते हैं, सीवेज भी शायद 2-3 पार्ट में बटे होते हैं, अलग
पानी को जो डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ पानी अलग जाते हैं, कुछ पानी अलग जाते हैं, ठीक, वो सब चीजें हैं, इसमें वो सब चीजें आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना होगा तो मान लीजिए मृत शरीर से उत्पन्न, मृत शरीर से उत्पन्न, मृत शरीर से उत्पन्न मतलब पौधे या जीव जंतुओं के मृत शरीर से फास्फेट एक रसायन है, फास्फेट। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, फास्फेट। फास्फेट दे देगा, फास्फेट किस प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं? तो मुख्यतः जो फास्फेट है ये आपका नगरीय प्रदूषण, नगरीय स्रोत, जल प्रदूषण के नगरीय स्रोत के अंतर्गत आता है आपका फास्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। बाकी तो मैंने लिखने के लिए आपको बता ही दिया, विभिन्न प्रकार के स्रोत हो गए, ठीक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपका, यही होता है फास्फेट। फास्फेट ये आयन है, समझ लेना, आयन। क्योंकि जो मृत पदार्थ होते हैं या मृत जीवित पदार्थ, मृत पदार्थ जो होते हैं वो आयन के द्वारा ही प्रदूषण फैलाते हैं। फास्फेट हो गया या नाइट्रेट हो गया, जो आयन होते हैं उनमें लगभग लगभग ऐसे ही लिखा होता है, फास्फेट एट लगा होता है, नाइट्रेट वगैरह ऐसा। देखो कृषि सब, कृषि जात संबंधी क्या है, कृषि जात संबंधी आपको सुविधा के लिए, जात अच्छा ना लगे तो आप कृषि संबंधी भी, कृषि संबंधी स्रोत भी डाल सकते हैं। अब देखो कृषि जात संबंधी क्या है मेरे दोस्त, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हरित क्रांति आई थी, जब भारत में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति की जनक स्वामीनाथन। हरित क्रांति आने के बाद हुआ क्या, उसमें कहा गया कि आप जो अनाज है उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करिए। अब ज्यादा उत्पादन क्या है, ज्यादा उत्पादन होगा कैसे, और ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में जैविक कृषि को भुला करके, अर्थात जो गोबर या अपशिष्ट खाद जो बनाए जाते हैं उसको भुला करके लोग रसायन का उपयोग करने लगे, डाई, यूरिया, पोटास, ये सब का उपयोग करने लगे खेतों में। अब इससे क्या हुआ, मान लीजिए भाई, देखो जैसे जल है, खेत है, ये खेत है, खेत है, हमें मिट्टी है, मिट्टी में जल भी होते हैं। अब आपने क्या किया, रसायन का छिड़काव कर दिया, रसायन डाला। अब देखिए रसायन से क्या है, जो फसल है उनका तो उत्पादन बढ़ गया, ठीक, उनका उत्पादन बढ़ गया क्योंकि बीज ही ऐसे तैयार किए जाते हैं, उनका उत्पादन तो बढ़ गया। लेकिन नुकसान क्या पहुंचा भाई, वो फसल में ही तो वो चीज है। जैसे आम का पेड़ हमने लगाया और आम का फल है वो पका नहीं है, हमने क्या किया, उसको रासायनिक उपयोग के द्वारा पका दिया। अब वो पका करके खाएंगे, नेचुरल पके या हम पका कर खाएं, उसमें अंतर हो जाता है ना। तो वो मनुष्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालना उसका तय है, मनुष्य के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो, तो फसल, फसल हम खाए, हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मृदा, मृदा जो होती है एक समय के बाद, एक समय के बाद मृदा जो होती है उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है, उपजाऊ, उपजाऊ जो भूमि होती है, उपजाऊ शक्ति जो होती है वो क्या होती है, उसकी समाप्त होने लगती है रसायन के ही प्रयोग से। तो रसायन के प्रयोग से क्या, मनुष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, हमारे मृदा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उपजाऊ, अब देखिए कुछ जीव होते हैं छोटे छोटे, जैसे किसान का मित्र कहा जाने वाला केचुआ, ये मृदा में ही तो पाया जाता है। ये इसका काम है क्या, अंदर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करना। केचुआ जो होता है ऐसे ही होता है, वो मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखता है, उसका मेन काम यही है, ठीक है। तो रसायन के प्रयोग से क्या हुआ, किसान के मित्र का भी जान का खतरा है। खतरा क्या है, जाते ही है, मरते ही हैं, इसलिए तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, ठीक। तो रसायन मुख्य भूमिका निभाता है इसमें, कृषि जात संबंधी में सबसे महत्वपूर्ण रसायन, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण क्या हमारा, रसायन। अब रसायन में बहुत सारे आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए, ठीक। लेकिन इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इसको भाई हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं कि डाई, यूरिया, पोटास ये सब पड़ता है खेत में। फार्मूला भी लिखिए, मतलब किस चीज का फार्मूला भाई, दीपेश जी? हाँ आ रहे आपके पास। हाँ बोलिए। एक मिनट। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है।
इसमें जैसे मान लीजिए आपका उर्वरक वही आ जाएगा, उर्वरक हो गया, ठीक। जैसे मैंने मध्य बताया, जो जो चीजें इसमें उपयोग की जाती हैं। उर्वरक हो गया, उर्वरक को ही बोलते हैं रासायनिक खाद, हाँ। कीटनाशी हो गया मान लीजिए, वही सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कीटनाशी हो गया, शाकनाशी हो गया। आप देखते हैं गेहूं का खेत हो या धान का खेत हो, आप देखिए जब उसमें घास वोस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए अलग से दवा लाते हैं कि भैया घास को खत्म करना है, घास खत्म कर दो। गेहूं हल्का पीला हो गया, उसके लिए दवा। तो हर चीज के लिए दवा, ये क्या है, दवा हमारे ही ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक। फसल के ऊपर, फसल को बढ़ाया, फसल को अच्छा किया, हमको खराब किया, ठीक है। उर्वरक हो गया, कीटनाशी हो गया, शाकनाशी हो, सॉरी, शाकनाशी हो गया, ये क्या हो गया, हाँ। ठीक है भैया। तो ये थे आपके प्रदूषण के स्रोत। बस आपको एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से ये है, ये सब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। और बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ दीपेश जी आ गए, एक मिनट। हाँ बोलिए। बोलिए भाई। आप लोग वह हैंड रेज करे बोल नहीं रहे कुछ, या इसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। चलो ठीक है। आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसको बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में, हम तो बोल रहे हैं। हाँ लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीपेश, फिर से आ जाओ मेरे भाई एक बार। हाँ बोलिए। देखो फिर नहीं बोल रहे आप, आवाज़ आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। आप कमेंट कर दीजिए जो जो बात हो, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी यार। कोई मतलब नहीं है वीरेंद्र सर, कोई मतलब नहीं है फार्मूला का। अच्छा अच्छा। नहीं कोई फार्मूला नहीं, आप फार्मूला यही सब चीज़ का बोल रहे हैं, डाई यूरिया पोटास, इन सब चीज़ का, इन सब चीज़ का फार्मूला बोलने के लिए बोल रहे हैं आप। नहीं कोई मतलब नहीं है यार, कोई, हम आपको बता भी देंगे, चलो यूरिया का लिख लो CH4 N2O, ये सब कोई मतलब नहीं है बताने का। C4H7N3O, ये सब। यूरिक एसिड का आप लिखना फिर चालू करेंगे, अलग अलग लिखना चालू करेंगे आप। C5H4N4O3, NH4 टेकन ट्वाइज, HPO4, ये सब कोई मतलब नहीं है और आपका काम का नहीं है। हैंडरेज कोई कर रहा था क्या? हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखिए जल प्रदूषण की प्रकृति क्या है, प्रकृति अर्थात नेचर, नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें जो हमने बताया इसके पहले, अभी आपको हमने बताया था जो
इसमें जो आपका है बीओडी सीओडी, आशुतोष जी अभी थोड़ी देर रुक जाइए। बीओडी हो गया, सीओडी हो गया, ठीक है। कहने का अर्थ है इसका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन, नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन, नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रकृति। जल प्रदूषण के प्रकृति, नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मानक होते हैं, आपको पता है जैसे जो जल होता है ना, इसमें अपने आप को स्वयं शुद्धिकरण करने की भी क्षमता होती है। जो जल होता है हमारा, इसमें अपने आप को यह स्वयं शुद्ध कर सकता है, लेकिन मानव जनित क्रियाओं के कारण इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हो जाते हैं जो इसकी क्षमता के ऊपर चले जाते हैं, इसकी कैपेसिटी से बाहर है। वो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जल जो है वो शुद्ध नहीं कर पाता अपने आप को। इसलिए क्या है, यंत्रों के माध्यम से या केमिकल के माध्यम से हम जल को शुद्ध बनाते हैं, जो कि पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। ठीक, यहां तक कि जो वर्षा का जल होता है वो भी शुद्ध नहीं होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि यहीं का तो जो जल है, जो जल है हमारा, जो जल का जो भंडार है, यहीं से तो वाष्पीकरण होकर जलवाष्प के रूप में जाता है ऊपर, जलवाष्प बना। अब जलवाष्प क्या, जो जल है वही तो गया ऊपर। अच्छा, ऊपर वायुमंडल में पहले से है दुनिया भर के धूल धक्कड़ हैं, छोटे छोटे कण हैं, विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, धुआं निकलने वाले उद्योग से, चिमनियों से निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के धुआं हैं, वो क्या है, मोटर कार से जो निकलता है वो सब क्या है, ऊपर जाता है, तो ये जल वाष्प में ही तो मिलता है। फिर ये संघनित होकर बादल के रूप में आता है, बादल के रूप में आता है। ज्योग्राफी का टॉपिक, बादल बन गया। अब बादल क्या है, जब ऊपर उतना देर तक ही तैरेगा जब तक कि उसका क्षमता है। जब वह वायु में नहीं तैर पाएगा तो बूंदों के माध्यम से नीचे आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्षा बोल देते हैं। तो क्या यहीं का गया यहीं आया, और यहाँ पे कुछ मिलावटी चीजें लेकर के आया, तो वर्षा का जल क्या है, वर्षा का जल जल प्रदूषण की ही श्रेणी में आता है, मतलब शुद्ध नहीं होता। कहने का अर्थ यह है शुद्ध नहीं होता, इसीलिए लोग बोलते हैं कि वर्षा के जल में बहुत ज्यादा भीगना नहीं चाहिए। ठीक है, ये फिल्मों में ही होता है, फिल्मों में होता है, फिल्मों में भीगने दीजिए, इसमें नहीं, भीगना नहीं। अभी देखिए श्रीलंका में कोई क्या बोला, सुमित कुमार, एक मिनट, श्रीलंका में अभी एक गाइडलाइन जारी हुआ था बीच में कि आप वहां पे खुले में आप बारिश के पानी में स्नान मत करिए। हाँ बोलिए सुमित जी। सुमित जी बोलिए। नहीं आ रहा भाई आवाज, क्या बात हो गया आज इसमें। आवाज नहीं आ रहा, जो भी बात हो आप लिख दो यार, क्या हो गया इसमें। हाँ, वही है अम्ल वर्षा, वही है एसिड रेन, वही तो है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वही है। नहीं इसमें नहीं सुनाई दे रहा, स्पीकर का प्रॉब्लम, इसमें नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन स्पीकर भी फुल है जितना हमेशा रहता है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, इसमें आवाज नहीं आ रहा है, आप जो भी आपको हो लिख देना, ठीक। आपके प्रॉब्लम होगी, हाँ भाई मैंने मान लिया, या तो सर के पास फोन करके पूछें कि सर आवाज नहीं आ रहा हैंड रेस में। वही है एसिड रेन, वही है, उसी को बोलते हैं हिंदी में क्या, अम्लीय वर्षा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है वो। उसमें क्या होता है, उसकी अम्लता बढ़ जाती है भाई। उसमें क्या है, जल, जल का क्या, जल का जो पीएच मान होता है, वो जो निर्धारण किया गया है वो है 7 से 8.5, 7 से 8.5, 8.5। ये क्या है, ये जल का पीएच मान है, हाँ, जिसको स्वच्छ माना जाता है, नॉर्मल जल। इसमें इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, एसिड रेन में क्या होता है, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, और जो इसका पीएच है, पीएच, पीएच को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो उसका पीएच है वो घट जाता है। एसिड जो है वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, और जो पीएच है वो क्या हो गया, डिक्रीज, वो घट जाता है। ठीक, पीएच इसका घट जाता है, अर्थात वो अम्लीय में आ जाता है, 7 के नीचे आ जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है वो तो।
बरसने की जल तब शुद्ध होता है, तब शुद्ध होता है, ये क्या है? चलो छोड़ो, आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक, जितना हमको समझ आ रहा हम आपको बता दे रहे हैं, आपके काम का चीज। आप जो आप पूछ रहे हो वही बता दे रहे हैं, ठीक। देखो इसमें क्या है, जल का प्रदूषण, नेचर कहने के अर्थ है यही गुणवत्ता का निर्धारण। भाई क्या गुणवत्ता का निर्धारण, इसमें वही मेन चीज कहने की यही है। इसके अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी से बता दे रहे हैं। इसमें आपका आ जाता है क्या, बीओडी, एक आपका आ जाता है सीओडी, एक आपका क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, और एक होता है क्या, पीएच। एक आपका क्या हो जाता है, पीएच। ठीक, इसका बस फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, और डिमांड वही मांग। ठीक, सीओडी को बोल देंगे क्या आपका, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका दूसरा मानक होता है डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। भाई घुलित ऑक्सीजन यही तो होता है जल में, यही तो होता है। भाई जल के अंदर जो मछलियां होती हैं या जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही तो जीवित हैं। कोई भी जीव तभी जीवित है जो उसमें ऑक्सीजन है। तो क्या मृदा में जो है वो डीओ होता है, डीओ, डीओ परफ्यूम नहीं, डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसी के तहत मछलियां वगैरह मरती नहीं है। ठीक है, अब फुल फॉर्म इसका लिख दें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, बस इतना ही पूछता है, ये गुणवत्ता का निर्धारण है, अभी इसके बारे में आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूर बताएंगे। ठीक, इसमें क्या आपका हो जाएगा, केमिकल, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। डीओ क्या हो गया, डिजॉल्व, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसको हिंदी में कह देते हैं घुलित, क्या बोलते हैं, घुलित ऑक्सीजन। ठीक है, देखो जल एक ऐसा पदार्थ है, ये जल इसीलिए ज्यादा प्रदूषण हो जाता है क्योंकि जल एक ऐसा स्रोत है जो जो घुलनशील होता है। ये किसी भी पदार्थ को अपने में क्या कर देता है, विलय कर देता है। कोई भी पदार्थ हो, कैसा भी पदार्थ हो, वो क्या कर लेगा, उसका घुलनशील हो जाता है। जल में क्या होते हैं, सभी पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। ठीक, पीएच मान, पीएच कहने के ये अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे हैं आपको। इसमें मान जो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, 7 से 8.5, 7 to 8.5 जल का पीएच मान होता है। तो जल क्या है, गुणवत्ता पे खरा उतरता है, अर्थात जल शुद्ध माना जाता है। पेयजल के उपयोग में होता है, स्नान करने के लिए होता है, बहुत सारे इसमें होते हैं। ठीक है, अब देखो जल को क्या मिलीग्राम में हम दिखाएंगे, किसमें, मिलीग्राम में। अरे बाप रे, चलो गुणवत्ता का निर्धारण। ठीक है, देखो बीओडी क्या है, बीओडी है, सीओडी है, और डीओ है। पीएच मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बीओडी में क्या होता है दोस्त, इसमें ये मानक निर्धारण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसमें क्या होता है, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर इसका होना चाहिए। जल में 10 मिलीग्राम प्रति लीटर, 10 मिलीग्राम, इसको हम लिख देते हैं mg, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगर 1 लीटर में 10 मिलीग्राम बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है या जैविक ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, उसका गुणवत्ता ठीक होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि इसके सामान्य ताप पर निर्भर होता है, सामान्य ताप पर क्या होता है, निर्भर होता है। समान ताप कहने का ये अर्थ है, जैसे मान लीजिए जल का जो क्वथनांक होता है, जल का कुछ हिमांक होता है, डेंसिटी होती है। भाई जल का क्या है, चलिए यहीं पे देख लीजिए, जैसे जो जल का हिमांक, जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे एक चीज आता है, जल का अधिकतम घनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी, जल का जो है वो अधिकतम, जल, जल का जो है वो अधिकतम घनत्व,
किस टेम्परेचर पे होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 मिलीग्राम प्रति लीटर बीओडी के लिए होता है। 10 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है ये आपका बीओडी के लिए होता है। और सीओडी के लिए आपका कितना हो जाएगा, 20 मिलीग्राम। क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान लीजिएगा मेरे दोस्त, कि जो सीओडी का जो मात्रा होता है ये हमेशा बीओडी से अधिक होना चाहिए। बीस मिलीग्राम प्रति लीटर सीओडी की जो मात्रा होगी जल में, वो सदैव बीओडी से अधिक होना चाहिए। एक बात आप दें, हमेशा जो होगा वो सीओडी की मात्रा बीओडी से अधिक होगा, ठीक है। और जो इसमें घुलित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होता है। जैसे पेयजल में आपका हो जाएगा कितना, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। स्नान करने के लिए 4 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है। क्योंकि 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम होता है जल, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होता है, तो उसे क्या माना जाता है कि यह बहुत ज्यादा ही प्रदूषित है, यह जल जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। इसमें क्या है, स्नान करने के लिए अलग है और शुद्ध पेयजल के लिए अलग है। ये आपका था नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसमें बहुत ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बीओडी सीओडी के बारे में तो सर ने बताया ही है, हमको पता है, हम भी सुने थे जब वो बताए थे। बीओडी में होता क्या है कि इस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बीओडी के माध्यम से ज्ञात होती है। जल में कुछ पदार्थ जो इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट बढ़ना है, हाँ सॉरी आगे जा रहे थे हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे। इफेक्ट बढ़ना है हम लोग को, प्रभाव, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये अगली हेडिंग क्या है हमारा, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, बैड इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, बैड इंपैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। जल प्रदूषण के कुछ दुष्प्रभाव हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ निर्धारण किया है कि जल में कौन सी पदार्थ कितने मात्रा में हो सकती हैं। उच्चतर जो, अच्छा कोई भी जब मानक निर्धारण होता है, हमने बताया था जब कोई संस्था किसी चीज का मानक निर्धारण करती है तो वो अधिकतम होता है, हाँ सदैव ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, अधिकतम होता है, ठीक। तो जो अधिकतम मानक तय किया गया है एक वो है, उसका एक भी हम लिख लेंगे। और जल में कुछ जब प्रदूषण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनसे कुछ हमारे रोग हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल दूषित जल से क्या, हैजा है, टाइफाइड है, हाँ पीलिया है, ये सब बीमारी क्या है, कैंसर भी हो जाता है, त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग कारणों से होता है। जैसे मान लीजिए कुछ पारा की वजह से हो जाता है, कुछ आर्सेनिक की वजह से हो जाता है। जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल, उसमें पाया जाता है क्या, आर्सेनिक, एक प्रकार का वो पदार्थ ही है, ठीक। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित है भूमिगत जल प्रदूषण से। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक प्रकार का रोग है, अभी बता देते हैं, इसी में बता देंगे इसको, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसको जो दुष्प्रभाव में हम पढ़ेंगे तो दुष्प्रभाव के इस प्रकार, स्पीकर सही कीजिए, स्पीकर सही कीजिए, मतलब वो जो बोलने वाला है क्या उसके लिए बोल रहे हैं आप। यार स्पीकर सेटिंग, साउंड, पीएनपी साउंड है, कंबाइन लेफ्ट एंड राइट ऑडियो इनटू वन। स्पीकर तो यार इसमें वही है जो सर बताए थे, वही तो है। वॉल्यूम भी ठीक है।
जितना हमेशा रहता है, इतने पे तो हमेशा बातचीत होती है हमारी आपकी। अच्छा, अब बोलिए थोड़ा, बोलिए थोड़ा। हाँ बोलिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि दीपेश कुमार इज आस्किंग क्वेश्चन, बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? यार, नहीं सुनाई दे रहा दीपेश। इसके लिए भाई क्षमा करना हमें। नहीं हो पा रहा यार, सेम चीज है जैसे डेली होता था वैसे ही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया आज। चलो फिलहाल ठीक है, जो पूछना हो आप बाद में पूछ लेना, हम आपको बता ही देंगे उसमें क्या है, अभी तो क्लास और भी आगे है। ठीक। या यहीं का यहीं निपटाना चाहते हो? चलिए देखिए, सारे उस सिस्टम थोड़ा गड़बड़, पता नहीं कैसे हो गया है, हमको पता भी नहीं उसके बारे में कुछ। देखिए, आप इसमें कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, आप दुष्प्रभाव पढ़िए, समझिए क्या। जल प्रदूषण से होने वाले रोग, इतना ही समझिए। कुछ इसमें संक्रामक रोग होते हैं और कुछ अन्य रोग भी होते हैं। मैंने बताया आपको, ये हैजा हो गया, पीलिया हो गया, ये सब क्या है, टाइफाइड वगैरह हो गए, पैरा टाइफाइड। चलिए ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक चार्ट में ऐसे लिख लीजिए। जल प्रदूषण, स्रोत और होने वाले रोग। होने वाले रोग, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, किस चीज से क्या होता है, जैसे हमने बताया अभी, आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक एक पदार्थ है जो भूमिगत जल में पाया जाता है। इसके वजह से क्या है, रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो बच्चों का शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चों का जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है, इसमें आर्सेनिक पदार्थ के ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। इसकी मात्रा जब ज्यादा होती है आर्सेनिक की, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ऐसे ही आपका पारा है, पारा से भी एक रोग होता है, मिनीमाटा रोग। पारा हो गया, पारा से भी एक रोग होता है क्या, मिनीमाटा रोग, वो आपका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत बता दी आप लोग को, सॉरी। ये जो रोग है यार, ये नाइट्रेट की वजह से होता है, नाइट्रेट आयन की वजह से होता है, ध्यान देना भाई। मिस्टेक हो गया थोड़ा, नाइट्रेट आयन की वजह से ये रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नाइट्रेट आयन की वजह से होता है, क्योंकि आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट होता है, अभी दिमाग में आया। इतना देर से हम यही बोल रहे थे शायद। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट। इसमें कुछ अंग होते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से, अधिकता की वजह से ब्लैक फुट होता है, मात्रा से जब अधिक हो जाता है। अभी हम इसका मात्रा ही पढ़ेंगे, जल में इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। अभी पूरा हम पढ़ेंगे इसका, एक चार्ट ही समझिए, चार्ट है ये।
कैडमियम एक होता है, कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से क्या हो जाता है आपका, इटाई इटाई रोग, एक रोग है इटाई इटाई, इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग में क्या होता है, हड्डियों का जो जोड़ा होता है, जैसे घुटना हो गया, क्योनी हो गया, ठीक है, जो हड्डियों का जोड़ा होता है वो जोड़ों पे दर्द होने लगता है, ठीक है, वो इटाई इटाई रोग के अंतर्गत आता है। कैडमियम की अधिकता से ये रोग होता है आपका, ठीक है। मान लीजिए सीसा है, सीसा, सीसा नहीं लिखे, हाँ सीसा हो गया, सीसा, सीसा की वजह से भी एक रोग होता है। सीसा की वजह से कौन सा रोग होता है, देखो यार, एनीमिया होता है, नहीं, सिर दर्द भी होता है, बहुत सारे जिसमें मांसपेशियों से संबंधित बीमारी हो जाती है, मांसपेशियों से संबंधित आपका हो गया, सिर दर्द हो गया, लेकिन लिखने के लिए मुख्यतः क्या लिखा जाता है आपका, एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। पारा, पारा से भी मैंने बताया, अच्छा लिखा नहीं, अभी लिखा तो था पारा, पारा से क्या हो जाता है, मिनीमाटा रोग। अब इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना आपके काम आ जाए और जितने में आपका काम हो जाए, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी दूषित जल से हमारा क्या होता है, हैजा हो गया, तपेदिक हो गया, पैराटाइफाइड हो गया, और कुछ कुछ उद्योगों से भी होते हैं ये, आप हाँ कुछ उद्योगों से भी हो सकते, उद्योग में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भी, उनसे, उनके कर्मचारियों में भी विभिन्न प्रकार का रोग हो जाता है, खास करके जो कपड़ा उद्योग में लगे होते हैं व्यक्ति, कपड़ा और कोयला, कपड़ा और कोयला, कपड़ा और कोयला उद्योग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसमें कोयला वाले में, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हाँ हाँ, यही तो, कपड़ा उद्योग और कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग और कप, कहाँ बता रहे यार, इसमें लिखो, सीधा सीधा पूछता है कभी कभी, फिलहाल आपको लिखने के लिए हम बता रहे हैं, आप जब पॉइंट में लिखेंगे इसको, तो आप वो चीज लिखेंगे, चार पांच रोग, फिर आप ये लिखेंगे कि कपड़ा उद्योग में लगे कर्मचारियों में अधिकांशतः बिसनोसिस, बिसनोसिस रोग हो जाता है, और कोयला उद्योग में लगे व्यक्तियों में या कर्मचारियों में न्यूमानोकॉसिस, न्यूमानोकॉसिस, न्यूमानोकॉसिस रोग हो जाता है। कपड़ा उद्योग और कोयला उद्योग मुख्य रूप से यही दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में लगे व्यक्तियों को बिस्नोसिस और न्यूमानोकॉसिस रोग हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना ही है, दुष्प्रभाव में इतना ही है। कहाँ गया, ये आर्सेनिक, जो आर्सेनिक है इसके वजह से क्या होता है रोग, ब्लू ब्लैक फुट होता है। इसमें जो मात्रा होना चाहिए पे, भाई जो भूमिगत हम लोग पीने के लिए कौन सा जल उपयोग करते हैं, भूमिगत जल, जो भूमि के नीचे है, भूमिगत जल जो हम लोग प्रयोग करते हैं पीने के लिए, यदि उसमें 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर इससे अधिक हुआ आर्सेनिक, तो वो इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। 0.5, आर्सेनिक की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, जल में जो भी पदार्थ मिलाए जाएंगे वो प्रति लीटर में ही होंगे, ठीक है।
देखिए नियंत्रण करने के लिए क्या है, दो तीन चीज तो हो गया इसमें इंपॉर्टेंट। स्रोत हो गया, नेचर हो गया, प्रभाव हो गया। प्रभाव में वही बीमारियां हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर हम इसको नियंत्रण के लिए पढ़ेंगे तो नियंत्रण में देखिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, अलग अलग योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, समय समय पर चलाई भी गई हैं, चलाई जा रही हैं। नियंत्रण, 1 घंटा ऊपर हो गया क्लास का। देखो जल प्रदूषण जो अधिनियम बना है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण अधिनियम, यह आपका बना 1974 में। 1974 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव उपयोग हेतु, मानव उपयोग हेतु जल को बनाए रखना। मानव उपयोग हेतु जल को बनाए रखना, अर्थात जल की ऐसी स्थिति बनाकर रखना जिससे कि वो हम लोग उसका प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था और 1974 में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, 1974 में, 22 सितंबर 1974। तो जल प्रदूषण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानव उपयोग के लिए जल को अच्छा बनाए रखना, शुद्ध पेयजल के लिए, स्नान के लिए, अलग अलग चीजें होती हैं। यह नियंत्रण के लिए आता है, ठीक है भैया। और नियंत्रण में वो सारे चीज आ जाएंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है, राज्य स्तर पे अलग है, भारत सरकार स्तर पर अलग है। बहुत सारे नदी होती हैं, हाँ बहुत सारे नदियां होती हैं, जैसे मान लीजिए खास करके गंगा ज्यादा अच्छा नदी क्या है, जैसे मान लीजिए भाई नदी है, नदी निकल रही है, अब नदी के किनारे किनारे जो शहर है जहाँ वहां पे बस्ती है, उसके पानी कहाँ जाएंगे, उसके पानी जाहिर सी बात है नदी में जाएंगे। कहीं सीधे रूप में चले जाते हैं और कहीं पे मशीन लगा करके उसको कुछ मात्रा में स्वच्छ करके लगा दिया जाता है। उसमें आपका कुछ ग्रिट होते हैं, कुछ स्क्रीनिंग करके होते हैं, जो छान करके कुछ पदार्थों को अलग कर लिया जाता है, कुछ अवसादन टैंक बने होते हैं, उसके माध्यम से कुछ को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। ग्रिड टैंक हो गया आपका, अवसादन टैंक हो गया आपका, स्क्रीनिंग के माध्यम से कुछ जल को स्वच्छ कर करके पानी में डाला जाता है। पूरे तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता, वो कुछ मात्रा में ही शुद्ध हो पाता है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो उससे क्या होती है, नदी जो है वो सब गंदी हो जाती है, दूषित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जल को भाई गंगा को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चली। गंगा केंद्रीय प्राधिकरण बना 1985 में। 1985 में ही पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी हुआ था। पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी 1985 में ही हुआ था, राजीव गांधी जी के समय में। और गंगा को सफाई के लिए अभी 2014 में नमामि गंगे योजना चलाया गया। नमामि गंगे योजना जुलाई 2014 में, आई थिंक 2014 में ही चलाया गया है, नमामि गंगे योजना चला। तो ये क्या है, जल को साफ सफाई के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जाती है। जैसे अपशिष्ट जल है, जैसे मान लीजिए अपशिष्ट जल जो होता है उद्योगों में जो निकलता है, उस जल में जो तेल या उस जल में जो तेल होते हैं ऊपर तैरते होते हैं, उनको झाग के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है, उनको झाग के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नियंत्रण के कार्यक्रम गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, समय समय पर, समय समय पर क्या चलाए ही जा रहे हैं। हाँ, इसमें आप अब चार्ट वही एक बना लीजिए, जब भी हम आपको बता रहे थे कि उच्चतम निर्धारित सीमा कितना होना चाहिए। उच्चतम निर्धारित सीमा भाई कितना होना चाहिए, किस धातु का कितना होना चाहिए, किस धातु का कितना होना चाहिए, ठीक है, किस धातु का कितना होना चाहिए, या किस पदार्थ का, किस पदार्थ का कितना होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमने अभी आपको बताया क्या, WHO के बारे में।
WHO जो है वो 1971 में इस चीज को तैयार किया था, अर्थात निर्धारण किया था। 1971 में निर्धारण, एक ही 1971 में निर्धारण किया गया था किस पदार्थ का कितना होना चाहिए। ठीक, किस पदार्थ का कितना होना चाहिए। ठीक है भैया, किस पदार्थ का कितना होना चाहिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए, किस पदार्थ का कितना होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो पदार्थ हो जाएगा, ये जो हमने बताया पहले कि जो भी मानक निर्धारण होते हैं वो उच्चतम स्तर होता है, उच्चतम स्तर। और मिलीग्राम, अब चाहे इसको एमजी लिख ली, एमजी लिखने से कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, मिलीग्राम ही लिख दो भाई, मिलीग्राम प्रति लीटर। पदार्थ, इम्प्यूरिटीज वो बोलते हैं, अस्पृश्य भी लिखा रहता है किताबी भाषा में, हम अपनी भाषा में समझते हैं पदार्थ, या इसको कितना मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जो WHO ने 1971 में निर्धारित किया था। ठीक है, WHO ने, जैसे मान लीजिए आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सल्फेट है, सल्फेट, सल्फेट है, सल्फेट है SO4। सल्फेट क्या होता है, इसका कितना होना चाहिए, 200, 200 mg प्रति लीटर, 200 mg प्रति लीटर आपका सल्फेट होना चाहिए। क्लोराइड आपका हो गया, क्लोराइड, यही है क्लोराइड, या कहिए उस ऐसे ही लिखते हैं सिर्फ, चलिए यही लिख देते हैं क्लोराइड, आप समझ जाइएगा, लेकिन ये भी नहीं समझ पाएंगे। क्लोराइड हो गया, इसका भी इतना ही होना चाहिए, अर्थात जल में प्रति मिलीग्राम 200 मिलीग्राम प्रति 1 लीटर में क्लोराइड होना चाहिए, इससे अत्यधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होगा तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट जो लिखा, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, वही लिखा भी रहे हैं, ये आपका अंतिम पार्ट चल रहा है। कैल्शियम हो गया आपका, मान लीजिए कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट ही है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम 75 ही है। कैल्शियम क्या है, 75 मिलीग्राम प्रति लीटर, कैल्शियम हो गया। मैग्नीशियम हो गया, देखो इस तरीके से आप लिखो, बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, अर्थात लिखाने का जो उद्देश्य है ये सिर्फ इतना है कि आप लोग का नंबर बढ़ जाए, क्योंकि थ्योरी आप 1 पेज 1.5 पेज का लिखोगे जिस तरीके से, वो हमको भी पता है और एग्जामिनर को भी पता है, ये चीजें जब आप लिखोगे इसमें से आपको कुछ भी याद रहेगा, आप लिख दोगे 8-10 नंबर का, 8-10 चीजें, तो भी आपका नंबर बढ़ना तय है। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ फैक्ट जो होती है इतना इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए आपका टोटल परसेंटेज बन गया 75, लेकिन इस तरीके से आपने लिखा होगा जो 2-2 3-3 2-2 3-3 नंबर करके जो 22-25 नंबर आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है, वही आपको लेके जाएगा 80 के ऊपर, 84 के ऊपर, 85 के ऊपर। ठीक है, पिछले साल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का आया है यहाँ पे, हालांकि एक जिंक हो गया, मान लीजिए जिंक, जिंक है, जिंक ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है जिंक, क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा होनी चाहिए। हालांकि जिंक वगैरह हम लोग यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक में जिंक का उपयोग होता है और अच्छे मात्रा में होता है। ठीक है, अच्छे मात्रा में होता है, इसका उपयोग जो है वो जिंक का उपयोग अच्छे मात्रा में होता है। ठीक है भैया, आयरन हो गया, आयरन, आयरन हो गया मान लीजिए, ये इसको पॉइंट में ले जाइए, आयरन हो गया 0.10 मिलीग्राम होना चाहिए आयरन का। ठीक है, तांबा, तांबा अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कापर, तांबा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कापर, इसका 0.5,
इसका कितना होना चाहिए भैया? 0.5। ठीक है, इसका कितना होना चाहिए? 0.5। अभी हमने आपको आर्जेनिक का बताया ही था। आर्जेनिक का आर्जेनिक का कितना बताया था? 0.5 उसका भी होना चाहिए। उससे अत्यधिक हुआ तो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत वो आएगा, जल प्रदूषण के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, और जिससे हमने अभी रोग बताया तीन चीज का, सीसा, कैडमियम और आपका पारा। सीसा, कैडमियम, पारा। तो सीसा में 0.1, सीसा में 0.1 लिखे नहीं क्या? सीसा, कैडमियम और आपका क्या हो गया? पारा। सीसा में क्या? 0.1। सीसा में 0.1 हो जाएगा। पारा में और कम होना चाहिए, पारा में 0.001। ये बहुत घातक है। जो पारा है, सॉरी, पारा जो है, पारा बहुत ही घातक होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? 0.001 होना चाहिए मिलीग्राम। जीरो दशमलव जीरो पाँच कैडमियम का। अरे यार, सीसा का क्या? 0.1। कैडमियम का 0.05। पारा का 0.001। देखिए आर्जेनिक का क्या है? आर्जेनिक का मैंने मेरी पीछे लिखा भी था। आर्जेनिक का 0.005, 0.05। यह आपका विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ जो इसमें मिला होता है, क्योंकि भूमि के नीचे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, खास करके विषैला पदार्थ, जिससे डब्ल्यूएचओ कहता है कि 0.05 मिलीग्राम, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का ये निर्धारण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे आपका जल प्रदूषण से लगभग लगभग संबंधित खत्म हो गया। हाँ, अगर हम आपको सीवेज बताना चाहते, वाहित मल जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर सीवेज के बारे में बताना चाहते तो फिर बहुत ज्यादा जाता, लेकिन कोई बताने को उसका मतलब है नहीं। केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, बने हुए हैं राज्य स्तर पर, राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। उनके अलग अलग कार्य होते हैं। कार्य कुल मिलाकर इतना ही है कि भैया किस किस प्रकार से जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, उसके लिए अलग अलग अनुसंधान किए जा रहे हैं, अलग अलग जांच, बराबर जांच किए जाते हैं। उद्योगों में जो मानक लगाए जाते हैं वो पता किया जाता है, उससे कहीं अत्यधिक तो नहीं है। ठीक है, उस पर अलग अलग जुर्माना है, एक कानूनी विधिक रूप है उसमें। 1974 वाले एक्ट में वो चीज है। ठीक है, पर कुछ चीजें 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, कुछ चीजें उसमें भी है। ये सब चीजें अभी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित उसमें क्या चीज है, जल प्रदूषण से क्या है, मृदा प्रदूषण से क्या है, वायु प्रदूषण से क्या है, शायद प्रदूषण में, क्योंकि अभी तो हमने ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण बताया, आपके नोट्स में होगा ही, क्योंकि मृदा प्रदूषण भी तो है, मृदा प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नोट्स में आपके होगा, नहीं भी होगा तो ये चारों प्रदूषण तो हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, एक पहला प्रश्न में भी एक प्रदूषण पहले प्रश्न में आ जाएगा और एक प्रदूषण दूसरे प्रश्न में आएगा। ठीक है, एक प्रदूषण पहले प्रश्न में आता है और एक प्रदूषण के बारे में दूसरे प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका जल प्रदूषण समाप्ति होता है, कोई मतलब नहीं है। कुछ फैक्ट हैं, रोग वही रोग वाला हो ही गया। हाँ ठीक है, रोग वाला हो ही गया। एक्स्ट्रा बताने कोई मतलब नहीं है। दीपेश कुमार साहब, इस बार आवाज आ जाए। देखिए इसमें लिख रहा दीपेश कुमार इज स्पीकिंग नाउ, लेकिन आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, दीपेश आवाज नहीं आ रही है।
भाई हमें क्षमा करना। हम खुद सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हमें खुद कि भाई क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे, क्या बात है। देखिए ये इस प्रकार से ही पढ़ाया गया है कि आपको लिखने में काम आ जाए, नंबर आपका बढ़ जाए। इसमें बहुत सारे रिपोर्ट भी हैं, अगर हम पढ़ना चाहें तो 2019 में रिपोर्ट बने थे। ठीक है, 2019 में रिपोर्ट अच्छा, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अपना रिपोर्ट बनाती हैं, लेकिन क्या करेंगे हम वो पढ़ के? कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है, आपके काम का 1% नहीं है। नहीं तो हम आराम से उसको बता देते, ठीक है। जो काम का है हम उसको ढूंढ के आपको पढ़ा रहे हैं, भैया इस तरह का आपको लिख दें जहां से आपका नंबर बढ़ जाए, नंबर आपको मिल जाए, बस इतना ही उद्देश्य है कि आपका नंबर बढ़ जाए। ठीक। और कंपटीशन का भी एग्जाम नहीं दे रहे कि भाई इससे संबंधित, नहीं तो उसका तो फिर टॉपिक ही अलग ही हो जाएगा। उसमें हम जल प्रदूषण 3 दिन में पढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण तीन तीन दिन में पढ़ते हैं, एक एक संस्थाओं के बारे में जानते हैं, एक एक पर्यावरणीय सम्मेलन के बारे में जानते हैं। ठीक भाई, ऐसा सम्मेलन जो ध्वनि प्रदूषण के लिए हुआ था, जल प्रदूषण के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बताने का। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा को उम्मीद मत करिए, उतना का ही उम्मीद करिए जितना आपका काम अच्छे से निपट जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है। बाकी देखो, हम स्पीकर वाला सिस्टम नहीं से सही कर पाए, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। दीपेश जी खास करके जो बात होगी कल आप बता दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसी से संबंधित। ठीक है, तो आज का क्लास हम एक समाप्त करते हैं। जल प्रदूषण हमारा कंप्लीट ही है। हाँ, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पाए हैं, इसका हमें बहुत दुख है। कल आप इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे आप कल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। आवाज़ ना सही होने के कारण हम सॉरी के साथ ही क्लास ख़त्म करें, भैया क्षमा करिएगा आज के लिए। सिर्फ आवाज़ नहीं सुन पाए इसलिए। ठीक, कल मिलते हैं भाई।